हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, मैं सीमा जैन आज आपको इस वीडियो में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये बताने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा और इससे प्रायर इन्फॉर्मेशन, इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। जैसे कि देखें, सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, लेकिन प्लांट्स में ऐसे कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। हाँ, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा प्लस उसके जो सेल्स में बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेस होती है। ठीक है, इंटरसेल्यूलर। आपको पहले मैं बता दूं कि इसमें जो होती है प्लांट्स में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही है तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर हो और ऑक्सीजन एक गुड अमाउंट में अवेलेबल हो। तो वो ऑक्सीजन प्लांट्स तक कैसे पहुंचती है, ऑक्सीजन में स्टोमेटा होते हैं प्लस लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होती है, ये दोनों इंश्योर करते हैं। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है, प्लांट जो है पूरे समय एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। क्लियर, तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहने की वजह से ये स्टोमेटा इंश्योर करते हैं गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली गुड अमाउंट में पहुंचती रहती है। अब देखिए, ऑक्सीजन की सप्लाई डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलती हूँ मैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस बात पे डिपेंड करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है दो बातों पे। वन इज द एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लियर, और दूसरा होता है रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अब देखिए, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट क्या है। जैसे हम दिन की बात करते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में क्या होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो डे टाइम में क्या प्रोसेस चलती है, प्लांट जो है वो क्या लेता है, ज्यादा प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और देता क्या है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से डे टाइम पे। क्लियर, क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बाय द प्रोसेस थ्रू स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, प्लांट में, प्लांट के अंदर नाइट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्लियर, चलिए मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको। प्लांट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और एलिमिनेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, क्योंकि शाम के समय प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते, रात में वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो क्या दिन में प्लांट्स रेस्पायर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, दिन में भी प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, लेकिन उस समय उनको जो ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्लांट्स के बारे में जस्ट एक सिंपल इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनमें किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, डिफ्यूजन होता है, और उसमें क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में पूरी की पूरी जो उनकी बॉडी होती है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होती है, या वाटर में अगर ऑर्गेनिज्म है तो वाटर के कांटेक्ट में होती है। और वाटर के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। क्लियर, तो उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। अब अगर हम थोड़े से हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे अर्थवर्म वगैरह होते हैं, तो इनमें भी कोई ऐसा बहुत डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। मॉइस्ट स्किन होती है और वो स्किन भी डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। ठीक है, भले ही वो सॉइल के अंदर है
तो सॉइल में जो एयर कैविटीज में जो ऑक्सीजन होती है वहां से वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। अगर पानी के अंदर है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले लेते हैं। क्लियर? तो ये तो हमें ये समझ में आ गया है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। अब चलिए हम थोड़े और हाई कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, फिशेस में। फिशेस के अंदर क्या होता है? फिशेस जो है ये है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। क्लियर? पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है लेकिन उसके अमाउंट काफी कम होता है। अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर हम उसका कंपैरिजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से करेंगे तो एटमॉस्फेरिक में तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है जबकि पानी में कम होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनकी ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सके। अब फिशेस में क्या होता है, जो वाटर होता है वो वाटर थ्रू माउथ वो लेते हैं, ठीक है। इसी वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। यहां से पानी जाता है, माउथ से वाटर जाता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से वाटर पुश कर दिया जाता है गिल्स में। यानी कि गिल्स इसकी वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब यहाँ पे ब्लड के थ्रू, ठीक है, ये गिल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स से रिचली सप्लाइड रहते हैं और यहाँ पे इस ब्लड के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और यहाँ से फिर वो कहाँ चला जाता है, जो भी गैस उसको चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड के थ्रू ये चला जाता है टिश्यूज में या ऑर्गन्स में, ठीक है। ये प्रोसेस होता है फिशेस में, सिंपल प्रोसेस है। वाटर को माउथ से लेते हैं, फेरिंग से होता वो गिल्स की तरफ पुश होता है। गिल्स जो हैं वो रिचली सप्लाइड रहते हैं ब्लड वेसल से, तो वहां पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड वेसल्स के थ्रू गिल्स में। ऑक्सीजन, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स को दे देता है और गिल्स से पानी वाला ऑक्सीजन ले लेता है और उस ऑक्सीजन को टिश्यूज तक सप्लाई कर देता है। तो ये तो हुआ हमारा कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन जनरली ये पूछते हैं कि अरे भाई जहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होनी है, जहां डिफ्यूजन की प्रोसेस होनी है तो वो ऑर्गन कुछ स्पेशली डिजाइंड होंगे या कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे उनके। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान लगाना है। स्पेशल फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्या स्पेशल फीचर्स है। सबसे पहले तो क्योंकि उस जगह पे ही पूरा डिफ्यूजन हो रहा है, भले हम हमारे लंग्स की बात करें, ठीक है, तो उस ही सरफेस से क्योंकि पूरा डिफ्यूजन हो रहा है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि दैट रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी फाइन एंड डेलिकेट, ठीक है। सरफेस शुड बी फाइन एंड डेलिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी डेलिकेट होनी चाहिए, इतनी पतली होनी चाहिए कि जिसके थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस इजीली हो जाए। अब हमें मालूम है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस बहुत ही स्लो से स्लो प्रोसेस है, क्लियर। तो ये वाली जो है इसलिए इतनी स्लो प्रोसेस से काम चलेगा। तो और अगर सरफेस एरिया कम है तो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट बात है लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए उसका, लार्ज सरफेस एरिया। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, डिफ्यूजन भी हो गया, गैस, मान लीजिए हम लंग्स की बात करते हैं या गिल्स की बात करते हैं, तो बाहर से ऑक्सीजन गिल्स में आ गई और गिल्स, तो ये जो बाहर और जो यहाँ से ऑक्सीजन, गिल्स में से ऑक्सीजन बाहर जा रही है, अरे भाई कुछ तो ऐसा होगा ना जो उसको कैरी करेगा। इसका मतलब ये है जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑर्गन्स जो है रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होने चाहिए, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ओके। तो ये समझ लीजिए आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का ये आंसर बिल्कुल रेडी हो गया है। और क्या है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, रेस्पिरेटरी अगर ऑर्गन नहीं भी पूछे
तो यहाँ पे पूछा जा सकता है सरफेसेस, रेस्पिरेटरी सरफेसेस के स्पेशल फीचर क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर होता है कि वो फाइन एंड डेलिकेट होना चाहिए, दूसरा लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होना चाहिए इनको। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, और नेजल कैविटी होती है। इसके साथ जो इसके एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो होती है रिब्स, डायफ्राम। क्लियर। अब देखो इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा ना जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा चेस्ट जो है, चेस्ट कैविटी जो है वो फूल रही है। होता ऐसा है जब हम इनहेल करते हैं, जब हम एयर इनहेल करते हैं, तो जब एयर इनहेल करते हैं तो ऐसे में हमारे रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड्स आना शुरू होते हैं और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो जब डायफ्राम नीचे आएगा, रिब्स ऊपर जाएंगे, तो इन लंग्स को पूरा एक्सपैंड होने की बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। जब हम एक्सहेल आउट करते हैं तो ऐसे में ये डायफ्राम ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, वापस मूव उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, और रिब्स जो है वो नीचे की तरफ जाती हैं। तो इनके प्रेशर की वजह से लंग्स फ्लैटन होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सहेल कर पाते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें प्रोसेस क्या रहती है। जो ऑक्सीजन रिच एयर है, ये ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू आवर नेजल कैविटी, यानी कि नोज के थ्रू नेजल कैविटी से होती हुई कहाँ आ रही है, ये आ रही है ब्रोंकियाई में। क्लियर। और ब्रोंकियाई से होती हुई ये ब्रोंकियाई दोनों लंग्स में जाके खुलते, एक मेन ब्रोंकियाई दो ब्रोंकियाइल्स में टर्मिनेट हो जाती है। और ये जो दोनों ब्रोंकियाई हैं ये और ज्यादा फाइनली टर्मिनेट होती है और ये कहलाते हैं ब्रोंकियोलाइस। ओके, ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स फाइनली टर्मिनेट होते हैं एल्वियोलाई सैक्स में। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर, ये दिख रहे हैं आपको, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ये बलून लाइक। और आपको जान के इतना आश्चर्य होगा कि हमारे लंग्स की साइज इतनी बड़ी होती है और एक लंग के अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक लंग में 300 मिलियन एल्वियोलाई सैक होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर 300 मिलियन एल्वियोलाई सैक है और हम तो इतने सारे जो सैक हैं ये एग्जैक्टली वैसे ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये वो सरफेस है जहां पे कि हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम कहते हैं ना लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है। एक्चुअली लंग तो यूं समझ लीजिए कि एक पैकेट है जिसके अंदर ये सब बलून्स छोटे छोटे भरे हुए हैं। और ये अभी हमने जब 3 फीचर्स देखे थे, क्या पढ़े थे, एक फीचर हमने पढ़ा था कि इसकी जो लाइनिंग है वो सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती है। तो हमारे जो एल्वियोलाई सैक होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेट होते हैं। सेकेंड, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। तो अब आप सोच लीजिए जब 300 मिलियन एल्वियोलाई सैक हैं तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा। ऐसा माना जाता है 80 मीटर स्क्वायर का हमारा, इनको अगर पूरा खोल दिया जाए तो 80 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है। और ये कोई छोटा एरिया नहीं है, मतलब अब हम बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन कि हमारे इतने से लंग्स में कितना बड़ा एरिया आ रहा है। ठीक है, ये इतना सरफेस एरिया कवर कर लेते हैं। अब तीसरी बात, हमने तीसरा फीचर ये पढ़ा था कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो ये जो एल्वियोलाई सैक होते हैं इनके ऊपर इस तरह से ब्लड वेसल्स का पूरा जाल लगा हुआ होता है, लाइक दिस, इस तरह से पूरा जाल लगा हुआ फैला हुआ होता है। अब ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं, तो ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो सेल से मेटाबॉलिक पूरी प्रोसेस हो गई, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, हमने देखा था, है ना, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बेकार है। तो ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू एल्वियोलाई में ट्रांसफर कर देता है। क्लियर। और
हमारे लंग्स में जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ब्लड अपने साथ लेकर के और इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से हमारे ब्लड में हमारा पूरे मतलब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का इनहेलिंग, एक्चुअली यहाँ पे हमको इसको बुक में रेस्पिरेशन बताया गया है, पर ये एक कॉमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। जनरल एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई सैक में आ रही है और यहाँ से ऑक्सीजन एल्वियोलाई सैक से ब्लड में जा रही है। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो ये है कि देखो हमने ऑक्सीजन लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया, तो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने के बीच में थोड़ा सा टाइम रहता है, ठीक है? तो वो टाइम में हमारी विंड पाइप जो है, जो ट्रैकिया है, वो कोलैप्स हो जानी चाहिए क्योंकि अब उसमें एयर ही नहीं है, लेकिन वो कोलैप्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे ब्रोंकियाई के अंदर इस तरह की कार्टिलेज सी शेप कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। ये कार्टिलेज की रिंग्स इस पूरे ट्रैकिया रीजन को मतलब कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं होती है। गॉट माय पॉइंट? है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है कि क्यों ट्रैकिया जो है कोलैप्स नहीं होती जब हम इनहेल और एक्सहेल नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनहेल किया, मैंने फॉर कुछ सेकेंड्स के लिए उसको ब्रीथ को कंट्रोल किया और अब मैं एक्सहेल कर रही हूँ, तो ये इनहेल और एक्सहेल के बीच का जो टाइम है उस टाइम में हमारा ये जो है ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना हो, इसलिए उसके अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ये कार्टिलेज रिंग्स इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस केवल इस लंग्स के अंदर एल्वियोलाई सैक और ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है, लेकिन अगर ये डिफ्यूजन की प्रोसेस हमारी पूरी बॉडी में ऐसे चलती रहे तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को लंग्स से और हमारी टो तक जाने में 3 साल लग जाएंगे, तब तो लाइफ तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए हमारे पास में जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अच्छा, इन पिगमेंट का काम क्या होता है? इन पिगमेंट्स का काम होता है ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना, ठीक है। तो वो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि डिफ्यूजन की प्रोसेस क्योंकि बहुत ही स्लो से स्लो प्रोसेस है और वो हायर ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती है, इसलिए हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करके सेल तक ले जाते हैं, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिसॉल्व हो जाती है, क्लियर, तो वो डिसॉल्व फॉर्म में हमारी ब्लड में डिसॉल्व होकर के वो कहाँ तक आ जाती है, एल्वियोलाई सैक तक, और इस तरह से एक्सहेलिंग के प्रोसेस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो जाती है और ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। फिर एक ही बात बोलूंगी, लेसन पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है, रेफरेंसेस के पीछे भागने से अच्छा है पहले एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए। अगर आप डेड श्योर हो जाते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है तब आप रेफरेंस को देखिए, अदरवाइज रेफरेंसेस को मत देखिए पहले आप, क्योंकि 10th के बोर्ड के एग्जाम्स में केवल उतना ही पूछा जाता है जितना आपके एनसीईआरटी में है, उससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछते। ओके, सो स्टूडेंट्स, एंजॉय दिस वीडियो। इफ एनी प्रॉब्लम put it in the comment box, I will sort it. Okay, thank you.